जिन दोस्तों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बने बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल अजीत बायोलॉजी क्लब में। आप लोग कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं काफ़ी लंबे दिनों के बाद फिर एक नई वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो दोस्तों, आप लोगों को कंटिन्यूअस वीडियो हम नहीं दे पा रहे हैं। बहुत सारे बच्चों के, हम दोस्तों के कमेंट्स आ रहे थे, सर आप वीडियो नहीं अपलोड कर रहे हैं। उसका रीज़न है दोस्तों, आप सभी लोग अभी हमारा उतना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं जिससे मैं लाइव क्लास चला सकूं, कंटिन्यूअस वीडियो आप लोगों को दे सकूं। दोस्तों, आप सभी से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि सभी दोस्त हमारे चैनल को स्वयं भी सब्सक्राइब करें और दूसरों से भी क्या करें, सब्सक्राइब कराएं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुँचाएँ और हमारे चैनल को दूसरों से भी सब्सक्राइब कराएँ, क्योंकि जब हमारा फैमिली परिवार 1000 लोगों का हो जाएगा तभी हम लोग लाइव क्लास चला सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि आप लोग जल्दी से जल्दी अपने इस परिवार को बढ़ाने में सहयोग करेंगे। तो दोस्तों, पिछले कुछ क्लासों में हम लोग मेंडल्स के बारे में स्टडी कर रहे थे। तो जो हमारा टॉपिक है, जो हम टॉपिक लेकर आए हैं, वो मेंडल के नियम है, मेंडल्स लॉ। तो हम पिछले वीडियो क्लास में दोस्तों मेंडल्स वंशागत के आनुवंशिकता के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो उसमें हम लोगों ने कुछ आनुवंशिक लक्षण के बारे में, आनुवंशिकता के बारे में, विभिन्नता के बारे में डिस्कस किया था और मेंडल ने आनुवंशिकता संबंधी नियम देने के लिए कौन से पौधे को चुना था, उस पर हम लोग भी बात कर रहे थे। मेंडल ने आनुवंशिकता संबंधी जो नियम दिए, उसके लिए उन्होंने मटर के पौधे का सिलेक्शन किया था। आप लोग मटर का वैज्ञानिक नाम सभी को मालूम, इसका वैज्ञानिक नाम पाइसम सटाइवम होता है। और मेंडल ने मटर के पौधे को क्यों चुना और इसके चुनने के क्या लाभ थे, ये भी आपको हम बता चुके हैं। मेंडल ने मटर के 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया था, इस पर भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आज जो टॉपिक है वो मेंडल्स के लॉ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि मेंडल्स के लॉ कौन कौन से हैं। मेंडल ने आनुवंशिकता संबंधी वो कौन से नियम दिए। मेंडल का पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल है। इन्होंने आनुवंशिकता संबंधी वो कौन से नियम दिए थे, उन नियम के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और वो नियम किस आधार पर दिए थे उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको बताएं कि मेंडल के जो नियम है, मेंडल ने क्या किया तो मटर के 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण में, जैसे कि पौधे की लंबाई का चयन, बीज की आकृति इत्यादि प्रकार के लक्षण 7 थे। तो उसमें पहला जो जैसे लक्षण है, जैसे पौधे की लंबाई का उन्होंने चयन किया। लंबाई में जब उन्होंने क्या किया, ये लक्षण कैसा लक्षण है, एक जोड़ी लक्षण मान लो लंबाई, तो एक पौधा लंबा है, एक पौधा कैसा है, बौना है। एक दूसरे के क्या है, विपरीत लक्षण होते हैं, अपोजिट होते हैं लंबाई। तो इस तरीके से लंबाई, बीज की आकृति हो गया। तो ये क्या है, मेंडल के कुछ 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों में से एक हैं। तो यहाँ पे इन्हीं लक्षणों का उन्होंने क्या कराया था, क्रॉस कराया था। जब एक जोड़ी लक्षण का क्रॉस कराया था तो उसे एक संकरी क्रॉस कराया कहते हैं। क्या कहते हैं, एक संकरी क्रॉस। तो इन्हीं लक्षणों के आधार पर उन्होंने नियम दिए थे, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। एक संकरी क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस एवं 2 संकरी क्रॉस के आधार पर मेंडल ने आनुवंशिकता संबंधी कुछ नियम दिए, जिन्हें मेंडल्स के आनुवंशिकता के नियम कहते हैं। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आपको हम बता चुके हैं मेंडल ने मटर के 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों में ही क्या कराया, तो उन्होंने क्रॉस कराया था।
तो जो एक जोड़ी जब लक्षण क्रॉस कराया था तो उसे एक संकरी क्रॉस या मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। जब दो जोड़ी लक्षणों का क्रॉस कराया था तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस व दो संकरी क्रॉस कहते हैं। इन्हीं के आधार पर मेंडल ने आनुवांशिकता के नियमों का क्या किया, प्रतिपादन किया था। जो पहला नियम है और एवं दूसरा नियम है मेंडल का, वो एक संकरी क्रॉस पर आधारित है। किस क्रॉस पर आधारित है, एक संकरी क्रॉस पर आधारित है। और जो मेंडल का तीसरा नियम है वो दो संकरी क्रॉस या डाई हाइब्रिड क्रॉस पर क्या है, आधारित है। तो मेंडल ने कुल मिला के आनुवंशिकता के 3 नियम दिए थे। कितने नियम दिए थे, 3, जिन्हें मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से जाना जाता है। पहला नियम था प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा नियम था पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रेगेशन। तीसरा नियम था स्वतंत्र अभिवन का नियम, लॉ इंडिपेंडेंट असाइनमेंट। इस तरीके से मेंडल्स ने आनुवंशिकता के 3 नियमों का प्रतिपादन किया। दोस्तों यहाँ पे मेंडल का जो तीसरा नियम है स्वतंत्र अभिवन का नियम, हालांकि यह नियम अन्य वैज्ञानिकों ने इस नियम को प्रतिपादित किया था, लेकिन इसका श्रेय मेंडल को ही दिया जाता है। इस प्रकार से मेंडल के 3 नियम हैं। अब ये 3 नियम के बारे में हम लोग डिस्कस करें। प्रभाविता का नियम किस आधार पर उन्होंने दिया, पृथक्करण का नियम किस आधार पर, स्वतंत्र अभिवन का नियम किस आधार पर दिया, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रभाविता का नियम। तो प्रभाविता का नियम पढ़ने से पहले दोस्तों हमको कुछ बातें जानना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि मेंडल का एक संकरी क्रॉस के आधार पर नियम दिया था, तो हमें एक संकरी क्रॉस के बारे में भी मालूम होना चाहिए कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। एक लक्षण का अध्ययन है, यानी जो एक संकरी क्रॉस है इसमें एक लक्षण का अध्ययन, जैसे पौधे की लंबाई, लंबा और बौना, यहाँ पे क्या है, एक दूसरे के विपरीत लक्षण है। कैसे लक्षण है, विपरीत लक्षण है। जब दो विपरीत लक्षणों के मध्य क्रॉस कराया जाता है तो उसे एक संकरी क्रॉस कहते हैं। एक संकरी क्रॉस में हमने बताया कि एक लक्षण का अध्ययन है, एक जोड़ी लक्षण का अध्ययन है, एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण का अध्ययन किया जाता है। तो इसकी एक परिभाषा ये भी बन सकती है कि जब दो विपरीत लक्षण वाले नर एवं मादा पौधों के बीच क्रॉस कराया जाता है तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे क्रॉस कराए इस प्रकार के संकरण को एक संकरी क्रॉस कहते हैं। जब क्या होता है, दो विपरीत जनकों के मध्य क्रॉस कराया जाता है नर और मादा के मध्य में, तो उसे हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, एक लक्षण का अध्ययन होता है, एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। और यहाँ पे लिखा हर एक लक्षण का नियंत्रण जीन द्वारा होता है एवं एक जीन के 2 युग्म विकल्पी होते हैं। देखिए जीन क्या होता है, जीन दोस्तों, जीन के बारे में आप यहाँ समझ पा रहे हैं। हर एक लक्षण का नियंत्रण जीन द्वारा किया जाता है एवं एक जीन के 2 युग्म विकल्पी होते हैं। अब जैसे यहाँ लक्षण के रूप में लंबा और बौना पौधा एक लक्षण हो गया, और इस लक्षण का नियंत्रण क्या हो गया, जीन के द्वारा किया जा रहा है। तो प्रत्येक जीवधारियों के कुछ लक्षण होते हैं, क्या होते हैं, लक्षण होते हैं। और ये लक्षण क्या होते हैं, 2 विपरीत रूपों में पाए जाते हैं। एक प्रभावी होता है, एक कैसा होता है, अप्रभावी होता है। तो जो लक्षण होता है वो जीन पर ही निहित होता है। किस पर वो निहित होता है, जीन पर। और जीन कहाँ पाए जाते हैं, गुणसूत्रों के लोकस पर, एक ही लोकस पर पाए जाते हैं। तो जीन मुख्यतः कहाँ पे होते हैं, गुणसूत्रों पर। जीन क्या होता है, एक प्रकार से आनुवांशिक कूट का एक समुच्चय होता है, एक प्रकार से जो गुणसूत्रों पर क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ये प्रभावी अप्रभावी होते हैं, यानी कि विपरीत होते हैं एक दूसरे के। तो हर एक लक्षण का, यानी कि जैसे कि लंबा और बौने का नियंत्रण क्या होगा, एक ही जीन के द्वारा होता है। तो यहाँ पे आप जैसे कि अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाएं, तो एग्जाम्पल में हमने क्या, एक लंबा पौधा एक बौने पौधे का सिलेक्शन किया है। लंबे पौधे को हमने क्या मान लिया है, कैपिटल टी कारक मान लिया, बौने पौधे को कारक स्मॉल टी मान लिया। इनको मेंडल ने, इनको जो कारक हैं, जो जीन जिसे हम लोग बोलते हैं, कैपिटल टी एक प्रकार से जीन है। ये क्या होते हैं, जीन युग्म विकल्पी भी उनको बोलते हैं। जैसे कि लंबे पौधे के जीन कैपिटल टी है, बौने पौधे के जीन स्मॉल टी है। इन्हीं को मेंडल ने क्या कहा, कारक का, और जोहानसन नाम के वैज्ञानिक ने इनको जीन कहा। इन्हीं को गैमिट भी बोलते हैं। लंबे, अब जैसे कि हमने लंबा पौधा और बौने पौधा को चुना है। लंबे पौधे के जीन कैपिटल टी हैं, बौने पौधे के जीन स्मॉल टी हैं।
इनको हम लोग पेरेंट्स प्लांट जनक पौधे के रूप में मान लेते हैं और इनको P1 जनरेशन के रूप में निरूपित कर देते हैं। अब इनका जब हम लोग क्रॉस कराते हैं, क्योंकि मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, एक जोड़ी लक्षण का क्रॉस है, एक जोड़ी लक्षणों का क्या होता है, अध्ययन होता है, एक जोड़ी लक्षणों का क्रॉस कराया जाता है। तो जब इससे लंबे पौधे से जीन आता है कैपिटल टी और बौने पौधे से जीन आता है स्मॉल टी, जब इसका हमने क्या कराया, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कराते हैं, कृत्रिम परागण कराते हैं, यानी कि क्रॉस कराते हैं, तो जो F1 पीढ़ी प्राप्त होती है, F1 पीढ़ी में क्या होता है, सभी पौधे संकर प्राप्त होते हैं। कैसे संकर लंबे पौधे प्राप्त होते हैं भाई, लंबे पौधे से जीना है कैपिटल टी, बौने पौधे से जीना है स्मॉल टी। तो जो ये F1 पीढ़ी को हम लोग बोलते हैं प्रथम संतानी पीढ़ी। क्या बोलते हैं, प्रथम संतानी पीढ़ी। जब जनक भाई ये माता पिता इनकी संतानें जो पहली बार प्राप्त होंगी तो प्रथम संतानी होंगी, तो इनको हम लोग F1 पीढ़ी के रूप में मान लेते हैं। तो ये सभी संतानें कैसी होती हैं, संकर लंबे पौधे होते हैं। लंबा पौधा और बौने पौधे के मध्य में हम लोगों ने क्रॉस कराया, तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे कैसे हुए, संकर लंबे। संकर का मतलब होता है यहाँ लंबा, क्योंकि ये जो लंबा पौधा है ये भी होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है, दोनों गैमेट क्या है, समान है। इसके भी कैपिटल टी जीन है, इसके स्मॉल टी जीन है, लेकिन ये डोमिनेंट है। ये लंबा पौधा कैसा, प्रभावी है, और बौना पौधा कैसा है, अप्रभावी लक्षण है वाला है। कैसा लक्षण वाला है, अप्रभावी लक्षण वाला है। तो यहाँ पे जो लंबे पौधे का जीन है वो बौने पौधे के जीन को क्या होता है, F1 पीढ़ी में दबा देता है। लंबे पौधे का गुण प्रकट होता है और बौने पौधे का गुण क्या होता है, छिप जाता है। तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे कैसे होते हैं, संकर लंबे प्राप्त होते हैं। जब F1 पीढ़ी के पौधों में हमने सेल्फिंग क्रिया करा दी, स्वपरागण करा दिया, तो यहाँ पे स्वपरागण कराने के बाद अब इसकी हमको क्या दूसरी पीढ़ी प्राप्त करना है, यानी कि F2 पीढ़ी प्राप्त करना है। F2 पीढ़ी प्राप्त करने के लिए इसका हम क्रॉस कराने के लिए आपको एक पुनेट स्क्वायर एक वैज्ञानिक थे जिनका उन्होंने एक चेकर बोर्ड बनाया था। उस चेकर बोर्ड के माध्यम से हम लोग F2 पीढ़ी के बारे में आपको डिस्कस करेंगे, किस प्रकार से पौधे प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप स्वपरागण हमने कराया, तो यहाँ पे जीन कैपिटल टी स्मॉल टी और ये आपका नर पौधा और मादा पौधों के बीच हमने क्रॉस कराया। तो कैपिटल टी से नर और मादा पौधों के बीच जब क्रॉस होगा तो यहाँ पे कैपिटल टी यानी शुद्ध लंबा पौधा प्राप्त होता है। कैपिटल टी का स्मॉल टी से होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये संकर लंबा है। अब इसके बाद कैपिटल टी स्मॉल टी का तो ये संकर लंबा हो जाएगा। स्मॉल टी का क्या हो जाएगा, स्मॉल टी ये शुद्ध बौना हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो कैपिटल टी स्मॉल टी अवस्था होती है हीटेरोजाइगस अवस्था होती है, क्या विषम युग्मजीय होती है। यहाँ पे दोनों कारक क्या होते हैं, समान नहीं होते हैं, लेकिन जो प्रभावी होता है वो प्रकट हो जाता है। तो यहाँ देख रहे हैं एक संकरी क्रॉस में यहाँ पे जो फिनोटाइप, आपको पिछले वीडियो क्लास में फिनोटाइप के बारे में बताया था, जो मंडल की टर्मोलॉजी थी उस पर हम लोग डिस्कस किए थे। तो फिनोटाइप क्या होता है, किसी जुदारी का बाय लक्षण होते हैं जो बाहर से दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे देखो शुद्ध लंबा एक है और संकर लंबे, यानी कि टोटल लंबे कितने हैं, तो एक लंबा ये, एक लंबा ये, एक लंबा कितने हो गए, 3 हो गए, और शुद्ध बौना कितने हैं, 1 है। तो इस तरीके से यहाँ पे इनका लक्षण प्रारूप अनुपात फिनोटाइप रेशियो 3:1 के रूप में आ जाते हैं। जीन प्रारूप का मतलब होता है किसी जुदारी की जीन संरचना, यानी कि जीन संरचना के बारे में हम लोग डिस्कस करें, जीन संरचना उसकी क्या है, यानी कि शुद्ध लंबा कितने हैं, संकर लंबे कितने हैं और शुद्ध बौने कितने हैं, उस प्रकार की जीन संरचना। तो यहाँ पे जीन प्रारूप अनुपात हो जाएगा 1:2:1। इस तरीके से एक संकरी क्रॉस में क्या होता है, फिनोटाइप जीनोटाइप अनुपात दोनों समान नहीं होते हैं। तो मेंडल ने जो पहला नियम दिया था प्रभाविता का नियम, जिसे बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये नियम क्या एक संकरी क्रॉस पर आधारित है, ये हमने एक संकरी क्रॉस करके आपको बताया है। इस और दूसरा नियम भी क्या होता है, एक संकरी क्रॉस पर आधारित है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे प्रभाविता का नियम, किस प्रकार से प्रभाविता के नियम को मेंडल ने प्रूव्ड किया था। दोस्तों आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में समझ चुके हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या है, एक जोड़ी लक्षण का अध्ययन होता है, यानी जब 2 विपरीत नर और मादा एक जोड़ी लक्षणों के मध्य क्या होते हैं, संकरण कराते हैं, उससे हम एक संकरी क्रॉस कहते हैं। और एक संकरी क्रॉस के आधार पर ही मेंडल का प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम आधारित है। तो यहाँ पे प्रभाविता का नियम लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में हम क्योंकि पहले ही बता चुके हैं कि एक संकरी क्रॉस पर आधारित है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है। तो यहाँ पे हमने लिख रखा है, जब तुलनात्मक लक्षणों को
ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है तो प्रभावी लक्षण अप्रभावी लक्षण को प्रकट नहीं होने देता। जब तुलनात्मक लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है तो प्रभावी लक्षण अप्रभावी लक्षण को क्या होता है, प्रकट नहीं होने देता है। यहाँ पे तुलनात्मक लक्षण नर और मादा के मध्य हम लोग क्रॉस करा रहे हैं। यहाँ पे एक लंबा है और एक बौना है, दोनों क्या है, तुलनात्मक हैं। लंबे पौधे के कारक कैपिटल टी और बौने पौधे के कारक क्या, स्मॉल टी हैं। अब यहाँ पे लंबा पौधा कैसा है, डोमिनेंट प्रभावी है, और बौना पौधा कैसा है, अप्रभावी है। ये कैसा अप्रभावी है, तो F1 पीढ़ी में क्या होता है, यहाँ पे लंबा पौधा प्रभावी होने की वजह से अप्रभावी लक्षण वाले बौने पौधे को क्या होता है, प्रकट नहीं होने देता है। तो इसी से क्या होता है, प्रभाविता का नियम निकलता है मेंडल के अनुसार। क्योंकि मेंडल ने क्या कहा था कि आनुवांशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। तो क्योंकि आनुवांशिकता नियम के अनुसार क्या होता है, जो मेंडल ने आनुवांशिकता का नियम दिया था, जो प्रभाविता का नियम मेंडल का है कि आनुवांशिकता के नियम के अनुसार प्रभावी लक्षण क्या होता है, प्रकट होता है, प्रभावी लक्षण क्या होता है, छिप जाता है। तो इसी से प्रभाविता का नियम है बनता है। या एग्जाम्पल के द्वारा समझें, जब लंबे पौधे के कारक क्या हैं, कैपिटल टी हैं, और बौने पौधे के कारक क्या है, स्मॉल टी के मध्य हम लोग क्या कराते हैं, क्रॉस कराते हैं। तो F1 पीढ़ी में क्या होते हैं, ये देखिए, जब लंबे पौधे और बौने पौधे के बीच में हमने क्रॉस कराया तो ये F1 पीढ़ी है। F1 पीढ़ी में सभी पौधे कैसे होते हैं, संकर लंबे पौधे होते हैं। लंबे पौधे के जीन क्या है, कैपिटल टी, और इस बौने पौधे के जीन क्या है, स्मॉल टी है। लंबे पौधे के जो जीन है कैपिटल टी, और बौने पौधे के जीन क्या है, स्मॉल टी है। स्मॉल टी जीन की उपस्थिति में, स्मॉल टी जो जीन है, जीन की उपस्थिति में क्या होता है, सॉरी, कैपिटल टी जीन की उपस्थिति में स्मॉल टी जीन अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाता है। इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। दोस्तों, आप लोग समझ पा रहे होंगे कि जब प्रभावी लक्षण क्या है, लंबापन है, और अप्रभावी क्या है, बौनापन है। जब प्रभावी और प्रभावी पौधों के मध्य क्या होते हैं, क्रॉस कराते हैं, तो F1 पीढ़ी में जो कैपिटल टी जीन है वो प्रभावी है, स्मॉल टी जीन क्या अप्रभावी है। तो कैपिटल टी जीन की उपस्थिति में स्मॉल टी जीन क्या होता है, अपने आप को प्रकट नहीं कर पाता है। यानी कि प्रभावी लक्षण प्रकट होता है, अप्रभावी लक्षण क्या होता है, छिप जाता है। इसे ही प्रभाविता का नियम कहते हैं। तो यहाँ पे हमने इसकी परिभाषा अगर एक लाइन में बात करें, जब तुलनात्मक लक्षणों वाले को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है तो प्रभावी लक्षण क्या होता है, प्रकट होता है, और प्रभावी लक्षण क्या होता है, छिपा रहता है। इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। आप बिल्कुल दोस्तों एग्जाम्पल के माध्यम से समझ पा रहे हो कि प्रभाविता का नियम क्या होता है। अब ये प्रभाविता का नियम मेंडल का पहला नियम है। कैसा नियम है, पहला नियम है। और मेंडल का जो दूसरा लॉ है, सेकंड लॉ है, जिसे हम लोग लॉ ऑफ सेग्रेगेशन बोलते हैं, जिसे हम लोग पृथक्करण का नियम बोलते हैं। अब ये नियम भी मोनोहैब्रिड क्रॉस पर आधारित है, एक संकरी क्रॉस पर आधारित है। क्योंकि मोनोहैब्रिड क्रॉस में क्या होता है, एक लक्षण का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पे हमने नोट कर रखा है, युग्मक निर्माण के समय जोड़े के जीन क्या होते हैं, पृथक हो जाते हैं, और युग्मक में प्रत्येक जीन जोड़े का एक ही जीन पहुँचता है, या युग्मक उन सभी लक्षणों के लिए जिनके एक एक जीन इसमें होते हैं शुद्ध होता है। इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम या पृथक्करण का नियम कहते हैं। अब बाई एग्जाम्पल के द्वारा यदि आपको समझाएं, F1 पीढ़ी के पौधों में युग्मक निर्माण के समय कैपिटल टी और स्मॉल टी अलग अलग हो जाते हैं, और युग्मक में इनमें से केवल एक ही जीन आता है। इसी कारण युग्मक के संयुग्मन से F2 पीढ़ी में लंबे एवं बौने दोनों प्रकार के संकर पौधे उत्पन्न होते हैं। आप लोग को एग्जाम्पल बताएं, जब लंबे पौधे और बौने पौधे के मध्य हमने क्रॉस कराया तो हमें F1 पीढ़ी यानी प्रथम संतानी पीढ़ी प्राप्त हुई, और इसमें सभी पौधे कैसे आ गए, संकर लंबे। संकर मतलब होता है हेटेरोजाइगस विषम युग्म जी। यहाँ पे क्या है, F1 पीढ़ी में क्या है, पौधा तो लंबा है, लेकिन यहाँ बौने पौधे का गुण क्या है, छिपा हुआ है। बौने पौधे का क्या होता है, जो गुण है वो मिश्रित नहीं होता है। यहाँ F1 पीढ़ी में अपने आप को मिश्रित नहीं होने देता है, वो क्या होता है, प्रभावी होने की वजह से छिपा रहता है। तो जब पृथक्करण का नियम क्या कहता है, जब F1 पीढ़ी में क्या होता है, युग्मक निर्माण के समय, जब जिस समय क्या होता है, युग्मक निर्माण होता है, तो प्रत्येक युग्मक जोड़े से क्या होता है, एक एक जीन ही युग्मकों में आता है। प्रत्येक जीन जोड़े का, ये जो जोड़ा है जीन का कैपिटल टी स्मॉल टी, प्रत्येक जीन जोड़े का एक ही जीन क्या होता है, युग्मक में आता है, संयुग्मन करता है।
प्रत्येक जीन जोड़े का क्या होता है, एक ही जीन युग्मक में पहुंचता है। यह युग्मक उन सभी लक्षणों के लिए क्या होता है जिनके एक एक जीन इसमें होते हैं, यह शुद्ध होता है। ये इसमें क्या होता है, जिस प्रत्येक जोड़े जीन के एक एक जीन इसमें जो होते हैं वो क्या होता है, शुद्ध होता है। तो इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम बोलते हैं, क्योंकि इसे लॉ ऑफ प्योरिटी गैमेट्स इसलिए बोलते हैं। यहाँ पे जब F1 पीढ़ी में क्या होता है, युग्मक निर्माण के समय प्रत्येक जीन जोड़े से केवल एक ही जीन क्या होता है, युग्मक में आता है। जिस समय F2 पीढ़ी प्राप्त होती है तो F2 पीढ़ी में क्या होता है, प्रत्येक जीन जोड़े से केवल एक ही युग्मक आता है। यहाँ पे जो प्रभावी जीन है, यानी जो बौना पौधा है, बौने पौधे का जो गुण होता है वो मिश्रित नहीं होता है F1 पीढ़ी में। उसका गुण क्या होता है, प्रभावी होने की वजह से छिपा रहता है, लेकिन पूरी तरीके से मिश्रित नहीं होने देता अपने आप को। इसीलिए तो इसे क्या बोलते हैं, इसीलिए इसे प्योर लॉ ऑफ प्योरिटी गैमेट्स बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे अप्रभावी जो जीन है वो अपने आप को क्या होता है, मिश्रित नहीं होने देता है। तो पृथक्करण का नियम आप लोग दोस्तों समझ चुके होंगे कि युग्मक निर्माण के समय जोड़े के जीन पृथक हो जाते हैं और युग्मक में प्रत्येक जीन जोड़े का एक जीन पहुंचता है। यह युग्मक उन सभी लक्षणों के लिए जिनके एक एक जीन इसमें होते हैं शुद्ध होता है। इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम या पृथक्करण का नियम कहते हैं। इसीलिए लॉ ऑफ प्योरिटी गैमेट्स या युग्मकों की शुद्धता का नियम ही भी कहलाता है, क्योंकि जब F1 पीढ़ी में क्या होता है, युग्मक निर्माण के समय प्रत्येक जीन जोड़े का ही जीन क्या होता है, F2 पीढ़ी में एक ही जीन पहुंचता है, दोनों जीन एक साथ कभी नहीं जाते। और F1 पीढ़ी में जो अप्रभावी जीन स्मॉल टी है, बौने पौधे का जीन है, वो अपने आप को मिश्रित नहीं होने देता है। इसीलिए जो F2 पीढ़ी होती है तो F2 पीढ़ी में आपको देखने को मिल रहा है कि F1 पीढ़ी में सभी पौधे संकर लंबे थे, और जब स्मॉल टी वाला जीन के अपने आप को मिश्रित नहीं होने दिया F1 पीढ़ी में, तो जब F2 पीढ़ी आई तो आप लोगों को 3 प्रकार के पौधे प्राप्त हुए। कुछ पौधे क्या है, शुद्ध लंबे प्राप्त हुए, कुछ पौधे संकर लंबे प्राप्त हुए, कुछ पौधे शुद्ध बौने प्राप्त हुए। क्योंकि यहाँ पर बौने पौधे का जो स्मॉल टी जीन अपने आप को क्या है, मिश्रित नहीं होने देता। यही क्या है, युग्मकों की शुद्धता का नियम या पृथक्करण का नियम कहलाता है। तो मेंडल के आप लोगों ने 2 नियम पढ़े हैं, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम। जो मेंडल का तीसरा नियम है 2 संकरी क्रॉस पर आधारित है, वो नियम हम अगले वीडियो लेक्चर क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।